और आज फिक्र की शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत की एक चिंता से करते हैं। इस चिंता के संदर्भ में मंदिर मस्जिद वाला विवाद है। आपने देखा ही होगा कि हाल के दिनों में संभल, बदायूं से लेकर अजमेर शरीफ तक मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिर तलाशने की जैसे बाढ़ सी आ गई। इसके कारण सर्दी के मौसम में सांप्रदायिक गर्मी भी शहर शहर बढ़ रही है। लेकिन अब इन्हीं कोशिशों पर मोहन भागवत ने बहुत बड़ी फिक्र जताई है। मस्जिद के नीचे शिवालय खोजने वालों को कड़ी नसीहत देते हुए ऐसे विवादित चैप्टर को अपनी ओर से बंद करने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोहन भागवत ने यह बयान किस शहर में दिया, किस मौके पर दिया और इस दौरान क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा गया। दरअसल मोहन भागवत गुरुवार को पुणे में थे। वो यहां पर सहजीवन व्याख्यानमाला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का प्रमुख विषय भारत एक विश्व गुरु था। इसी विषय पर बोलते हुए उन्होंने किसी विशेष स्थान का नाम लिए बगैर कहा कि हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंची हुई हैं। देश में हर दिन एक मामला उठाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद वाला मामला। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा करके वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, लेकिन इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। राम मंदिर आस्था का विषय था, लेकिन नफरत और दुश्मनी के कारण कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाते रहना स्वीकार नहीं है। दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। इस देश में सभी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करना चाहिए और उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा है, देश की एकता, अखंडता, सद्भावना, भलाई और उत्थान के लिए उन बातों की गंभीरता को समझना होगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय अब उनके इस बयान पर ही राजनीतिक कलेश शुरू हो गया है। हम आपको आगे दिखाएंगे ये। अभी आपको उनका ये बयान शब्दशः सुनाते हैं। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल हे नाही जाणार। स्वतंत्र भारतामध्ये आम्हाला भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते। मग भारतात राहायचं आहे आणि भारतीय होऊन राहायचं, आपण सगळे एक आहोत। हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि मोहन भागवत ने यह बयान भारत विश्व गुरु विषय पर दिया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में यह भी कहा था कि आज दुनिया में जिस तरह से चिंताजनक हालात पैदा हो रहे हैं, उसको देखते हुए विश्व गुरु की आवश्यकता है। भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है, लेकिन चिंता इस बात की है कि मंदिर मस्जिद वाली चिंगारी भड़काकर हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ाकर भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है। जाहिर है मोहन भागवत विश्व में देश की छवि को लेकर भी चिंतित हैं। वैसे यूपी में पिछले कुछ दिनों से मंदिर खोजने का कार्यक्रम काफी तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंदिर से जुड़े बयान देते रहे हैं। ऐसे में अब मोहन भागवत के इस बयान को खास तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत अपने इस बयान से किसे संकेत दे रहे हैं। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अतीत के विषयों को उठाने से समस्याएं बढ़ेंगी। संघ प्रमुख ने जो कुछ भी कहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता उससे अलग नहीं हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सीएम योगी के बारे में भी बात की। कहा कि उन्हें मंदिर मस्जिद विवाद पर वक्तव्य देने में सावधानी बरतनी चाहिए। भागवत जी ने जो कहा है उसे मानना चाहिए। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोहन भागवत जी ने बात भले ही सही कही हो, लेकिन अफसोस है कि उनकी बात कोई मानता नहीं है। उनका इशारा बीजेपी की ओर था। एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस काम के पीछे मंशा ही समाज में तनाव पैदा करने की हो, उससे बचना चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने कटाक्ष कर दिया और कहते हैं कि मोहन भागवत जी ने कहा तो सही है, लेकिन बीजेपी के लोग क्या उनकी बात को अब भी सुनते हैं।
मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि मोहन भागवत का बयान देश में अच्छा माहौल पैदा करेगा, जबकि कुछ साधु संतों का यह तर्क है कि अगर कोई मंदिर 400 साल पुराना हो जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया हो तो इसे नया मामला नहीं कहा जा सकता। वैसे बीजेपी के कई बड़े सांसद हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि मोहन भागवत का बयान सही है। इस तरह जगह जगह मंदिरों को खोजा नहीं जाना चाहिए और बयानों में संयम होना चाहिए। अब आप एक देखिए, एक तरफ सद्भावना की बात कर रहे हैं भागवत जी और दूसरी तरफ वो जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में ये टिप्पणी करते हैं कि देश का कानून तो बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलना चाहिए। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाकायदा उस बयान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं उन्होंने गलत क्या कहा। तो अगर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच इतनी चौड़ी खाई बना दी जाएगी तो सद्भावना कैसे बढ़ेगी? कहना है, वक्तव्य देने में हमें आपस में सावधानी बरतनी चाहिए और मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में आदरणीय भागवत जी का जो विषय है उसको स्वीकार करना चाहिए। और उनका सीधा सा मंतव्य यही है कि हम अपने धर्म का पालन करते समय तमाम प्रकार की और अन्य आवश्यकताएं मान्यताएं हैं, उनके अनुपालन में भी हम आगे बढ़ सकें और देश को एक अच्छे वातावरण में हम उन्नति की तरफ ले जाएं। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो विषय रखा है ये देश के हित में है, ये मानवता के हित में है, यह भारत की संस्कृति के हित में है और समरसता के हित में है। और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं ये राय उनको देनी चाहिए। पहली बार हम उनकी बात से सहमत हैं कि बिल्कुल, हालांकि ये सब शुरुआत वहीं से हुई है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं इन सब चीज़ों के बीच में। तो हमारी भी यही कोशिश है कि समाज में जो समाज का जो ताना बाना है वो बना रहे। मंदिर तलाश करना, हर मदार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दे के इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है। बड़ी खूबसूरत कविता किसी ने लिखी है कि मंदिर चुप खड़ा है, बेखबर मस्जिद खड़ी है, फिर क्यों दिलों में नफरत की जिद पड़ी है। आपने अभी सुना कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कैसे सीएम योगी को बिना नाम लिए मंदिर मस्जिद विवाद पर बोलने से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि वक्तव्य देने में सावधानी बरतनी चाहिए और भागवत जी ने जो कहा उसे मानना चाहिए। लेकिन सीएम योगी ने हाल ही में मंदिर मस्जिद विवाद पर क्या कुछ कहा था, ये भी देख लेते हैं। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। वैसे फिक्र के जितने भी फैंस इस खबर को देख रहे हैं उनमें से कई लोगों को लगता होगा कि मोहन भागवत ने शायद ये बातें पहली बार कही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इसी तरह का विचार जून 2022 में देश के सामने रखा था। तब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा बहुत गर्म था। ताजमहल को भी मंदिर बताकर सर्वे की मांग तेज हो रही थी। संघ प्रमुख ने उस समय कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, झगड़े नहीं बढ़ाने चाहिए, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। लेकिन तब से लेकर अब तक के हालात देखें
ऐसे मामले शांत होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद विवाद में शहर शहर हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां बढ़ती जा रही हैं। हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के संभल से हुई। उसको लेकर एक बड़ी खबर हम आपको इसके बाद तुरंत दिखाने वाले हैं। संभल में जहां जामा मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया, एएसआई ने निरीक्षण किया, हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। और इसके बाद संभल में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। भयंकर हिंसा हुई, उसकी आंच आज तक महसूस की जा रही है। इसके बाद अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बताने का दावा किया गया और यह मामला अभी कोर्ट में है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बदायूं की जामा मस्जिद में हिंदू पक्ष ने नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया। इसके बाद ऐसी ही चीज का एक रिपीट टेलीकास्ट यूपी में जौनपुर में देखने को मिला, जहां अटाला मस्जिद को अटाला देवी का मंदिर बताया गया। इसके अलावा देश में और किन किन मस्जिदों को लेकर बरसों से विवाद है, ये लिस्ट भी आपको दिखाते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, धार भोजशाला में कमाल मौलाना मस्जिद, दिल्ली के कुतुब मीनार में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और बेंगलोर में मलाली जुम्मा मस्जिद लिस्ट में शामिल है। यही वजह है कि सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिनों पहले सर्वेक्षण वाली ऐसी याचिकाओं पर लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर उसका फैसला आने तक अब कोई भी अदालत इस तरह के किसी नए मामले की सुनवाई नहीं करेगी। पुराने मामलों में भी कोई प्रभावी आदेश नहीं देगी। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार वो लेकर आई थी। इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वैसे अब से थोड़ी देर पहले मोहन भागवत ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमें चलना है। शास्त्र लिखते वक्त उसमें मानव धर्म लिखा गया था, अब उस धर्म को दुनिया भूल गई है। हालांकि हम अगर मोहन भागवत के पुणे वाले बयान को फिक्र के लेंस से देखें तो यह समझ में आता है कि इस समय देश की सबसे बड़ी सामाजिक फिक्र यही है कि हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने से देश में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है, अविश्वास की खाई और चौड़ी हो सकती है। वैसे मोहन भागवत को तो जो समझाना था उन्होंने वो कह दिया, लेकिन जिन नेताओं के लिए कहा है क्या उन्हें यह बात समझ में आएगी? क्या ऐसे नेता मोहन भागवत की बात को गंभीरता से लेंगे? खैर, अब वो खबर जिसके वीडियो देखकर किसी की भी फिक्र बढ़ जाएगी और जरा ध्यान से देखिएगा, बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, विचलित कर सकता है ये वीडियो। पहले ही आपको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये न्यूज जयपुर से आई है, जहां हाईवे पर एलपीजी से भरा एक टैंकर बम बनकर दौड़ रहा था और जब ये फटा तो 11 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये इजराइल और हमास के बीच में जंग नहीं है, ना ही ये हूती पर इजराइल का हमला है, ये भारत की तस्वीर है। 1 घंटे तक यहां पर धमाके हो रहे हैं। टैंकर की चपेट में जो आया वो सब जल गया। यह घटना सुबह 5:30 बजे हुई, जब आप अपने घरों में सो रहे थे। तब पिंक सिटी के पास ये टैंकर यमदूत बना हुआ था। स्थिति कितनी विस्फोटक थी, हादसा कैसे हुआ, टैंकर क्यों फटा, किसकी गलती थी और टैंकर फटने के बाद का दृश्य कितना भयावह, हृदय विदारक था, हम एक एक करके सब आपको बताएंगे। पहले यह समझिए कि हादसा कैसे हुआ। पार्ट 1, एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर से जयपुर जा रहा था। विजुअल्स देखते रहिए। जयपुर से पहले भाकर रोटा में एक स्कूल के सामने यह टैंकर यू टर्न ले रहा था। इसी दौरान जयपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने गैस से भरे टैंकर में टक्कर मार दी। टक्कर से एलपीजी टैंकर के सेफ्टी वाल्व और जो नोजल है वो टूट गए। देखते ही देखते करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई। लगभग 600 मीटर का इलाका एक तरह से गैस चेंबर बन गया। इसके बाद कुछ सेकंड के अंदर टैंकर में जबरदस्त धमाका होता है। 11 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। आग की तपिश से एक बाइक सवार का हेलमेट उसके चेहरे से चिपक गया और उसकी आंखें तक जल गईं। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि उसकी चपेट में आने से सैकड़ों पक्षी जल गए। टैंकर के साथ इस हादसे में 29 ट्रक जल गए। इनके अलावा 5 कार, 3 मोटरसाइकिल और 2 बस जल गई। इस एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आपको एलपीजी से भरा टैंकर यू टर्न लेता दिख रहा है। इसी दौरान एक ट्रक से उसकी जबरदस्त टक्कर होती है।
जितनी तेज टक्कर थी उससे ज्यादा तेजी से उस टैंकर में भरी गैस फैलने लगी। स्क्रीन पर आप वो गैस भी देख सकते हैं और इसी के कुछ सेकंड बाद यह टैंकर बम की तरह फट गया। पेट्रोल पंप में लग गई। एक और सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि गैस के साथ आग की लपटें जहां तक गईं वहां तक पेड़ पौधे घास सब कुछ जल गया। इस वीडियो में देखिए कैसे आग की लपटें तूफान की तरह आईं और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। जयपुर अजमेर हाईवे पर देखते ही देखते जली हुई गाड़ियों की कतार लग गई। इस दौरान उदयपुर से आ रही एक बस भी चपेट में आ गई जिसे महज आधे घंटे बाद जयपुर पहुंचना था, लेकिन इससे पहले ही वो बस आग का गोला बन गई। बस में 35 यात्री थे जिनमें एक अजमेर में उतर गया था। अचानक आग लगने से बस का गेट भी लॉक हो गया। इस कारण कई लोगों के ने अंदर जो है वो दम तोड़ दिया दम घुटने की वजह से, और जो घायल थे उन्हें बस से निकालने की में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल हवा में तेजी से फैली गैस ने हादसे को और भयावह बना दिया। हाईवे पर आग का तांडव घंटों तक चलता रहा। आसपास रहने वाले लोग जब धमाके की आवाज सुनकर बाहर निकले तो घटनास्थल पर लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग जलते हुए कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहे थे। पास खड़े लोग चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि आग फैलती जा रही थी। रह रहकर धमाके हो रहे थे। बताया गया कि मदद के दौरान कुछ लोग गैस की वजह से बेहोश हो गए, इसलिए वो बेबस थे। अरे भाई वो जला हुआ है, वो जला हुआ है यार। आ जाओ आराम से, आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आराम से आगे आ जाओ। अरे फायर ब्रिगेड को कॉल करो। अब यहाँ पर दिक्कतें देखिए। दिक्कत यह है कि जो लोग बचाने जा रहे हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि गैस का रिसाव इतना ज्यादा था। उनका वहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया था। हम हो या आप, सब हाईवे पर चलते हैं। लाखों गाड़ियां दिन रात दौड़ती हैं। आज जब ये खबर चल रही थी तब भी देश के अलग अलग हाईवे पर इतनी ही गाड़ियां दौड़ रही थी। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह का कोई भी हादसा हो सकता है? क्या होगा, सोचिए जरा। क्या हो जब आपको पता लगे कि आपके आसपास से गुजर रहे किसी एक वाहन की वजह से न जाने जान माल का कितना नुकसान हो जाए। इन वीडियोस को देखकर आप कल्पना कर सकते हैं ये दुर्घटना एक सबक की तरह है। हमारे संवाददाता ध्वज आर्या ने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। ये वो घटना स्थल है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहीं वो घटना हुई थी। ये एलपीजी का टैंकर था। वो जब जैसे ही उसने यू टर्न किया, यू टर्न करने के बाद में पीछे से कंबल से भरा हुआ एक ट्रोला आया और उसने तेज रफ्तार में जो ये ट्रोला था उसने टक्कर मारी। हादसे की सबसे बड़ी जो ये वजह है वो ये बताई जा रही है कि एलपीजी टैंक के जो नोजल थे वो पूरी तरीके से टूट गए थे और उसके बाद में गैस का रिसाव हुआ। गैस का रिसाव होने के बाद में ये जो तमाम इलाका है या पूरी जगह जो है गैस फैल गई और गैस फैलने के बाद में ये आप देख सकते हैं सामने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो भी लेबर थी इस फैक्ट्री के अंदर, जो लोग थे, उन्हें यहाँ पर दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब वहां पर लोग नहीं जा रहे हैं, कोई वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है, तुरंत हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे इन हालात में। कितना मुश्किल काम था ये। वेल डन। मैं उनकी तारीफ करूंगा जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। हादसे के करीब 6 घंटे बाद तक लोगों को घुटन और आंखों में जलन महसूस हो रही थी। हमारे संवाददाता फिर भी वहीं पर थे जहां टैंकर फटा। वहां पास की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भी आग लग गई जिसके बाद अंदर मौजूद कर्मचारियों को दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। जहां हादसा हुआ वहां माचिस के डिब्बियों से भरा ट्रक और एक एलपीजी से भरा टैंकर था जिसे वक्त रहते हटा दिया गया। घटनास्थल के दोनों तरफ पेट्रोल पंप हैं। एक पेट्रोल पंप तो महज 100 मीटर की दूरी पर ही है। गनीमत रही कि वहां तक आग नहीं पहुंची, वरना यह हादसा और ज्यादा भीषण हो सकता था। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच राहत और बचाव का काम होता रहा। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे। घायलों के लिए डॉक्टरों की टीम लगाई गई। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख
और घायलों को 1 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम से बात की है और हालात की जानकारी। खैर, एक गाड़ी आपने अभी देखी जो बम बन गई, और एक गाड़ी अब हम आपको दिखाएंगे जिसकी खबर बम बनकर फैली। अब इनकम टैक्स विभाग की उस कार्रवाई की बात करते हैं जिसके बाद बड़े बड़े अधिकारी हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए, क्योंकि कार्रवाई में आयकर विभाग को 52 किलो सोना, 52 केजीज और 10 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यकीन नहीं हो रहा है, 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश कहां मिला है। अब यह ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि देश में करोड़पतियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी धन कुबेर हैं जिन्होंने या तो अवैध रूप से धन जमा किया है या फिर बड़ा स्कैम कर करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। और जब ऐसे लोग जांच एजेंसियों के रेडार पर आते हैं तो फिर पकड़े जाने का डर सामने होता है और उससे भागने की कोशिश करते हैं या फिर अपने खजाने को ठिकाने लगाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि भोपाल में ऐसा ही कोई व्यक्ति सोना और कैश छोड़कर भाग गया। ये वही भोपाल है जहां से, बल्कि मध्य प्रदेश है, जहां से कुछ दिन पहले, बल्कि अभी खबर आई थी कि एक एक्स कांस्टेबल के पास से 2.5 करोड़ कैश मिला है। खैर, इस कार्रवाई में कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना जरूरी है, और वो है खाली पड़ा प्लॉट। एक प्लॉट में खड़ी एक लावारिस गाड़ी इनोवा, गाड़ी में 52 किलो सोना। इस सोने की कीमत है 42 करोड़ और गाड़ी में अलग से मिले 10 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स की टीम भी हैरान थी कि आखिर इतना सोना कौन लेकर जा रहा था और वो एक गाड़ी में छोड़कर कहां भाग गया। आप इन तस्वीरों को देखिए। रात के 2 बजे जब गाड़ी से इतना सोना पकड़ा गया तो वहां मौजूद इनकम टैक्स की कार्रवाई से हर कोई चौंक गया। जमीन पर चादर बिछाकर एक एक सोने के बिस्किट इस कार से निकाले जा रहे थे और फिर शुरू हुआ सोने के इन बिस्किट्स और बरामद कैश को गिनने का सिलसिला। दरअसल इससे पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लावारिस गाड़ी इस खाली प्लॉट पर खड़ी है जिसमें 4-5 बैग रखे हुए हैं। कैश का अंदेशा होने पर पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद इनकम टैक्स की टीम पुलिस के साथ पहुंची। फिर कार का शीशा तोड़कर अंदर से 4 से 5 बैग निकाले गए जिनमें सोना और कैश रखा हुआ था। यह देखिए, जिस प्लॉट पर इनोवा गाड़ी खड़ी थी उस प्लॉट के मालिक ने इस इलाके में कई फार्म हाउस बेचे हैं। पुलिस ने अब तक प्लॉट के मालिक से कोई पूछताछ नहीं की है, लेकिन लोग अब भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर सोना और कैश किसका है। इसकी तह में है भोपाल की जांच एजेंसियों का लगातार एक्शन। भोपाल में पिछले 3 दिन से अलग अलग जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। एक कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग ने कुछ बिल्डर्स पर की जिनके पास से कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली और कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम भी सामने आए। दूसरी कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस ने आरटीओ से रिटायर्ड कर्मचारी सौरभ शर्मा पर की है। जो इनोवा क्रिस्टा गाड़ी मिली है उस पर भी आरटीओ का टैग लगा हुआ था। दावा किया जा रहा है कि इन दोनों ही कार्रवाई में कोई ना कोई लिंक है। बरामद कार सौरभ शर्मा के ही करीबी चंदन सिंह गौड़ की है। चंदन सिंह गौड़ 4 पेट्रोल पंप का मालिक है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर भोपाल से बरामद 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश किसका है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शुभन गुप्ता की यह रिपोर्ट जरूर देखिए। बावन किलो सोना। अब तक की मध्य प्रदेश की इनकम टैक्स की कार्रवाई में कभी भी इतना ज़्यादा सोना नहीं मिला है। तकरीबन 42 करोड़ रुपए इसकी कीमत है और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 3 दिनों से लोकायुक्त की इनकम टैक्स की कार्रवाई अलग अलग जगहों पर चल रही है, मगर जो हमें जानकारी मिल रही है कि तीनों अलग अलग रेड एक ही जगह पर जाकर मिल रही है। और फिक्र में अगली खबर है, बल्कि अगली खबर का कोड वर्ड है पूर्वांचल। इस एक शब्द ने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा मुद्दा बन गया। आम आदमी पार्टी ने आज राज्यसभा का एक वीडियो जारी किया जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और संजय सिंह की बहस दिखाई गई। पार्टी ने इस वीडियो के जरिए दावा किया है कि सदन में जेपी नड्डा ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया और उनकी तुलना बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों से कर दी। सबसे पहले आपको बहस का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसका वीडियो आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्ले किया।
पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। दिल्ली में एक एक बयान और एक एक स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत बहुत इंपैक्टफुल होती है। आपको याद होगा जगमोहन वर्सेस अजय माकन का चुनाव, आपको याद होगा वो प्याज की महंगाई वाला चुनाव। दिल्ली बहुत सेंसिटिव है कुछ चीजों को लेकर। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा समझना, क्योंकि राज्यसभा में हुई इस बहस को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ सियासी हमला कर दिया और मल्टी अटैक की रणनीति बनाई। कानून व्यवस्था और अंबेडकर के मुद्दे पर जहां गृहमंत्री अमित शाह को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं पूर्वांचल के मुद्दे पर जेपी नड्डा के खिलाफ पार्टी हमलावर हो गई। नड्डा के बयान को आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों की अस्मिता और सम्मान से जोड़ दिया। यही नहीं, पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के लिए भी आम आदमी पार्टी ने रणनीति बनाई है। इसके तहत दिल्ली की तकरीबन 1700 कच्ची कॉलोनियों में बसे पूर्वांचलियों के बीच पदयात्रा और रात्रि प्रवास करने का प्लान है। वहीं बीजेपी से आम आदमी पार्टी का चुनावी स्टंट बता रही है। खुलेआम सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। मैं इसीलिए यात्रा निकालकर दिल्ली के सभी पूर्वांचल क्षेत्रों में जाऊंगा जहां पे पूर्वांचल के भाई रहते हैं, उनसे संवाद करेंगे, वो वीडियो दिखाएंगे नड्डा साहब का जो उन्होंने बोला है, भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता को उजागर करेंगे और चुनाव में इस बार हमारा यूपी बिहार पूर्वांचल का भाई बीजेपी को जवाब देगा। इस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है। ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। ये सारी कवायद जो आप देख रहे हैं उसके पीछे दिल्ली का एक बड़ा वोट बैंक है और ये वोट बैंक पूर्वांचल के लोगों का है। इसी तबके को अपने पाले में लाने का पूरा गेम प्लान है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 1.5 करोड़ मतदाता हैं। इनमें पूर्वांचली वोटरों की संख्या करीब करीब 40 से 45 लाख है। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 17 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली वोट अच्छा खासा असर रखते हैं। इन सीटों पर जीत और हार का फैसला करने में पूर्वांचली वोटरों की बड़ी भूमिका होती है। विकासपुरी, द्वारका, करावल नगर, मॉडल टाउन, बुराड़ी, उत्तम नगर, पटपरगंज, लक्ष्मी नगर, बदरपुर, पालम, राजेंद्र नगर, देवली जैसी सीटों पर पूर्वांचली वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के 40 से 50% मतदाता हैं। 2015 और 20 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली मतदाताओं का साथ मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस किले को ढहाने की कोशिश में है। उसके जवाब में पूर्वांचली वोटरों को जोड़े रखने के लिए आम आदमी पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है। अब फिक्र आपकी जेब की, क्योंकि हमारी अगली खबर का कनेक्शन सीधे आपकी कमाई से है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको बहुत अलर्ट होकर यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। फिक्र के फैंस के लिए एक रिमाइंडर है, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और भुगतान में देरी होती है तो अब ब्याज वाला बोझ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब बैंक क्रेडिट कार्ड के बकाये भुगतान पर ज्यादा ब्याज वसूल सकते हैं, जिसकी हरी झंडी उन्हें सर्वोच्च अदालत से मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड के भुगतान पर 30% से ज्यादा ब्याज न लेने की सीमा को खत्म कर दिया। अब बैंकों के लिए 30% से ज्यादा दर से ब्याज वसूलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिएड्रेसल कमीशन के पुराने फैसले को रद्द कर दिया। NCDRC ने 2008 में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज को लेकर फैसला सुनाया था और 30% से ज्यादा ब्याज लेने पर रोक लगा दी थी।
NCDRC ने उस वक्त कहा था कि 30% से ज्यादा ब्याज वसूलना उपभोक्ताओं के साथ सही व्यवहार नहीं है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। बैंकों की दलील थी कि ब्याज दरों को तय करने का अधिकार सिर्फ RBI को है और वो उसी के मुताबिक काम करेंगे। वैसे देखा जाए तो भारत में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की दरों को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ब्याज की यह दर करीब 10 से 18% के बीच है, लेकिन भारत में अब 49% तक ब्याज वसूली हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है। 2028 तक इनकी संख्या 20 करोड़ होने का अनुमान है। देश में अकेले क्रेडिट कार्ड से ही 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज लोगों ने लिया है। इसीलिए अब भारत में इन क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बकाया राशि के वक्त पर भुगतान को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत है, ताकि एक्स्ट्रा ब्याज के बोझ से बचा जा सके। आने वाले दिनों में गैर कानूनी ढंग से लोन लेने और ब्याज वसूलने वालों की फिक्र बढ़ सकती है। अब यह खबर का दूसरा पहलू है। सरकार ने गैर कानूनी ढंग से ब्याज पर पैसा देने वालों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। सरकार इसके लिए एक कानून बनाने वाली है। इस नए कानून के मुताबिक जो संस्था रिजर्व बैंक या किसी कानून के जरिए रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें ब्याज पर पैसे देने का अधिकार नहीं होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के डिजिटल ऐप भी लोन नहीं देगी। गैर कानूनी ढंग से लोन देने पर 2 से 7 वर्ष की सजा हो सकती है। 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गलत तरीके से लोन देने पर अगर केस दर्ज हुआ तो जमानत भी नहीं मिलेगी। हालांकि आप अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों से लोन ले सकते हैं, यह किसी तरह का अपराध नहीं होगा। पिछले कुछ वर्षों में लोन देकर वसूली के लिए प्रताड़ित करने के कई मामले देखे गए हैं, जिसके बाद सरकार ने कानून बनाने का सोच रही। अब गैर कानूनी तरीके से लोन देकर वसूली के लिए परेशान करने पर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। साथ ही इसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने इस कानून पर 13 फरवरी तक लोगों से राय भी मांगी है। अगर यह कानून बन जाता है तो सिर्फ बैंक या वही संस्थाएं पैसा उधार दे पाएंगी जिनका रजिस्ट्रेशन RBI के पास है। इससे डिजिटल मीडियम से लोन देने वालों पर रोक लगेगी, जिसके लिए RBI लगातार कोशिश कर रहा है। लोन देने वाले करीब 2200 ऐप को पहले ही प्ले स्टोर से हटाया जा चुका है। यह खबर वाकई में एक अच्छी खबर है, लेकिन ये घंटी बजी है